दोस्तों ज़रा कल्पना कीजिएगा कि अगर किसी बैंक में लाखों करोड़ों रुपए रखे हों और अचानक उस बैंक के रिकॉर्ड रूम में आग लग जाए तो क्या होगा। जी हाँ, अगर किसी बड़ी कंपनी के खिलाफ जांच चल रही हो और उसी दौरान उसके महत्वपूर्ण दस्तावेज आग में जल करके राख बन जाएं तो क्या होगा। जी हाँ, पूरा देश सवाल पूछेगा। लेकिन अगर चुनावों से जुड़ी हजारों ईवीएम मशीनें अचानक आग में जल जाए, सोचिए तब सवाल पूछे जाने लाजमी हैं या फिर देशद्रोही वाली बातें हैं, ये राष्ट्र के खिलाफ बातें हैं। आपको क्या लगता है। और सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या सिर्फ मशीनें जली हैं या फिर लोकतंत्र पर जनता का भरोसा भी थोड़ा थोड़ा जल चुका है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उमेश और आज हम बात करेंगे उस घटना की जिसने चुनावी पारदर्शिता को, चुनावी ट्रांसपेरेंसी को लेकर के एक नई बहस छेड़ दी है। भारत की राजनीति की तपिश को ज्वालामुखी में तब्दील कर दिया इस घटना ने। चलिए स्टार्ट करते हैं, जानते हैं कि आखिरकार ये खबर है क्या। सो गाइस, कलकत्ता का एक इलाका है अलीपुर, और इस अलीपुर इलाके की एक सरकारी इमारत है जिस इमारत के अंदर एक रहस्यमय तरीके से आग लग गई। और इस आग के बाद ये दावा किया गया है कि इस आग में लगभग 4000 ईवीएम मशीनें इस आग की वजह से नष्ट हो गई है। लेकिन कहानी सिर्फ आग की नहीं है, कहानी उन सवालों की भी है जिनका जवाब अभी तक साफ साफ हमको नहीं मिला है। जी हाँ, सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा कि ये घटना आखिरकार क्या है। तो मैं आपको अगेन बोलूँगा कि ये घटना हुई है कलकत्ता के अलीपुर स्थित एक सरकारी भवन के अंदर, जहाँ पे बड़ी मात्रा में ईवीएम मशीन रखी गई थी, वो आग की चपेट में आ गई। राइट, अब यहाँ पहला सवाल ये पैदा होता है कि 4000 मशीनें कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है। और सबसे बड़ा सवाल ये होता है खड़ा, क्या इन चुनावों का प्रयोग अभी हाल ही में जो विधानसभा चुनाव कंडक्ट हुए थे क्या उनसे है। क्योंकि विपक्ष लगातार यही बोल रहा है, खासतौर पर पश्चिम बंगाल की जो प्रीवियस सरकार थी, जी हाँ ममता की सरकार, टीएमसी की सरकार, यही बोल रही है कि भैया ईवीएम की दोबारा काउंटिंग होनी चाहिए। लेकिन यहाँ जो 4000 ईवीएम मशीन रखी गई थी, क्या ये वही मशीनें हैं जो राख और खाक हो चुकी है। क्योंकि कलकत्ता के अंदर जो बिल्डिंग है उसी बिल्डिंग में आग लगी है और पश्चिम बंगाल के अंदर चुनाव हुए थे अभी हाल ही में। क्या इसका संबंध उससे है। क्या दाल में काला है या फिर पूरी दाल ही काली है। आटे में यहाँ पे नमक चलता है हमारे अमृत काल के अंदर, या फिर नमक में आटा चलाया गया। आपको क्या लगता है। और दोस्तों, भारत के कई विधानसभा क्षेत्रों में इस्तेमाल होने वाली मशीनों की संख्या, ईवीएम मशीनों की संख्या इससे कम होती है। यानी कि मामला बेहद बड़ा है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, टाइमिंग की। जी हाँ दोस्तों, राजनीति में सिर्फ घटना मायने नहीं रखती है, बल्कि घटना का समय भी मायने रखता है। क्योंकि हाल ही में अभी विधानसभा चुनाव खत्म हुए थे पश्चिम बंगाल के अंदर, और चुनावी नतीजे को लेकर के बहस चल रही है अभी तक। और विपक्ष लगातार चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठा रहा है, रिकाउंटिंग की मांग कर रहा है। और ऐसे माहौल में हजारों ईवीएम मशीनों का आग में जल जाना लोगों को सोचने पर मजबूर कर रहा है। और यही वजह है कि सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं, क्या ये सिर्फ एक हादसा था या फिर कुछ और ध्यान रखिएगा, अभी तक किसी जांच एजेंसी ने किसी साजिश की पुष्टि नहीं करी है। लेकिन सवाल उठना स्वाभाविक है, क्योंकि अब तक कोई रिप्लाई नहीं आया। सोचिए कि इतने बड़े स्टोर रूम में इतनी बड़ी संख्या में ये फाइनली ईवीएम मशीन रखी गई है, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है कि ये कहाँ से आई थी, लास्ट वोटिंग इसकी कहाँ की हुई थी, कौन सी स्टेट की हुई थी, कुछ नहीं। सब कुछ राम भरोसे चल रहा है क्या। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि कुछ नेताओं का कहना यह भी है कि आग का पैटर्न ना बहुत अजीब सा दिख रहा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक जिन मंजिलों पर ईवीएम मशीनें रखी थी, आग वहां ज़्यादा असर डालती दिखाई दे रही थी, क्योंकि 9 मंजिला ये इमारत थी। और यहीं से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि ये सब जानबूझकर के नुकसान पहुँचाया गया है। फिर सवाल उठा कि अगर ये सामान्य आग थी तो इसका फैलाव ऐसा क्यों दिखा, और अगर ये सामान्य आग नहीं थी तो जिम्मेदार कौन है। सोचिए, सरकारी बिल्डिंग में आखिरकार कोई सिक्योरिटी नहीं है ईवीएम मशीनों की। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आग लगने की असली वजह क्या थी भाई। आग लगी तो लगी कैसे, ये जांच का विषय है। कमेटी बैठाई जा रही है, वो जांच कर रही है। हर चीज़ में जांच चलती है। अब जो दोस्तों जान लेते हैं कि आखिरकार ईवीएम रखी कहाँ जाती है। वैसे ऐसा नहीं कि बस कोई भी सरकारी बिल्डिंग खाली दिखी वहाँ जगह पटक दी, कुछ मशीनें बोरी में डाली यहाँ से वहाँ पटक दी। ये कि भैया भिंडी आलू टमाटर नहीं है, बस ठीक है, कोई ज़्यादा केयर नहीं करनी है इसकी। सोचिए एक बार। तो गाइस, बहुत से लोगों को ये जानकारी नहीं होती है और चुनाव खत्म होने के बाद में ईवीएम मशीनों को सुरक्षित
सरकारी स्ट्रांग रूम या फिर निर्धारित स्टोरेज स्थानों पर रखा जाता है और इनकी सुरक्षा के लिए कई स्तर की व्यवस्था होती है। सोचिए, इन रूम के आसपास हाई लेवल सिक्योरिटी होती है, सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं, सुरक्षा कर्मी तैनात रहते हैं, सील बंद स्टोरेज होती है, रिकॉर्ड मेंटेन होता है हर चीज़ का, यानी कि प्रक्रिया काफ़ी सख्त होती है। लेकिन जब हज़ारों मशीनें आग में नष्ट होने की खबर आती है ना, तब लोग ये पूछना शुरू कर देते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था में कहीं कोई कमी तो नहीं थी। वैसे दोस्तों, ईवीएम विवाद कोई नया विवाद नहीं है हमारे अमृतकाल के अंदर, और ये पहली बार नहीं हुआ है कि ईवीएम चर्चा में रही हो। पिछले कई वर्षों में लगातार लगभग हर बड़े चुनाव के बाद किसी न किसी पार्टी ने ईवीएम को लेकर के सवाल उठाए हैं। कभी मशीन ख़राब होने की बजाय, कभी गलत बटन दबाने का आरोप कि दबा किसको रहे हैं अपनी पार्टी को, जा किसी और पार्टी को वोट रहा है, कभी वीवीपैट को लेकर के बहस स्टार्ट होती है। हालांकि चुनाव आयोग बार बार यही कहता रहा है कि ईवीएम मशीनें हैं वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं और उनमें छेड़छाड़ संभव नहीं है। लेकिन लोकतंत्र में सिर्फ सुरक्षित होना काफ़ी नहीं होता है, जनता को सुरक्षित दिखना भी चाहिए। और यही वजह है कि पारदर्शिता पर हमेशा जोर दिया जाता है। और जब पारदर्शिता की बात करते हैं हम लोग चुनाव आयोग से ज्ञानेश कुमार से, तो वो बोलते हैं कि आप चाहेंगे अपनी माताओं की बहनों की सीसीटीवी फुटेज साझा हो। अरे भैया, फुटेज मांगी है सिंपल, जो वोट देती पब्लिक है वो, और आपकी ऑनलाइन काउंटिंग तरीके से उसकी फुटेज पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए। भाई सोचिए, मतलब बेतुके बयान है सच कहूँ तो इनके। आज चुनाव आयोग के सामने असली चुनौती सिर्फ चुनाव करवाना नहीं है, बल्कि लोगों का भरोसा जीतना भी है। और उसके भरोसे पर एक बहुत बड़ी बट्टा लग चुका है। ध्यान रखिएगा, अगर मतदाता को ये लगे कि उसकी वोट सुरक्षित है, तभी व्यवस्था मजबूत होती है। लेकिन अगर लगातार सवाल उठते रहे और फिर ऐसी घटनाएं सामने आएँ, तो अफवाहों को ताकत मिलती है। और यही कारण है कि इस मामले में जल्द और पारदर्शिता जांच बेहद ज़रूरी है। जी हाँ, जांच जल्दी होनी चाहिए, फटाफट से उसकी रिपोर्ट बननी चाहिए। और कौन सी मशीनें रखी थी, उसका लास्ट मशीनों का कहाँ पे वो अलॉट हुई थी, कहाँ पे उसके माध्यम से चुनाव हुए थे, ये रिकॉर्ड तो काफ़ी इजी है भाई, उसमें आखिर इतना टाइम क्यों लग रहा है। सोचिए, अगर जाँच में पता चलता कि ये सिर्फ तकनीकी हादसा था, तो सरकार और प्रशासन को बताना होगा कि सुरक्षा में आखिरकार चूक कहाँ हुई। अब सब चीज़ को आप बोल दोगे सब राम भरोसे है, यही नीति में लिखा था, आग लग गई तो कोई दिक्कत नहीं है, मशीनें बहुत है हमारे पास, ईवीएम उनसे करवा लेंगे चुनाव। सोचिए चल क्या रहा है। सो गैस, यहाँ पर ये कोई बहुत बड़ी साजिश तो नहीं है। जी हाँ, ये आरोप इस समय विपक्ष का भी है। जी हाँ, इस बात की जिम्मेदारी आखिरकार कौन लेगा और कब मिलेगी जवाबदेही, इसका चलेगा पता आने वाले समय में, या फिर बस केवल जांच कमेटी बिठाई जा रही है। एक नया मामला हमारे सामने, ट्रेंडिंग न्यूज़ सामने आएगी, हम उस तरफ स्विच कर जाएंगे। इस घटना को हम लोग भूल जाएंगे, क्योंकि हमारा ये विश्व गुरु बन चुका है बिग बॉस का घर, जहाँ पर रोज़ एक नया निंजा बढ़िया तड़ाकेदार मसालेदार एक्साइटिंग वाला एक एपिसोड लॉन्च होता है। बस लोग उसको देखते हैं, बस अगली न्यूज़ आती है उस तरफ स्विच कर जाते हैं, पिछली न्यूज़ को लेकर के हम लोग गजनी बन जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि हर स्थिति में इसमें जनता जवाब चाहती है, क्योंकि सवाल सिर्फ 4000 मशीनों का नहीं, सवाल चुनावी प्रक्रिया पर भरोसे का है। और सबसे बड़ा सवाल दोस्तों, आज देश दो हिस्सों में बटा हुआ दिखाई देता है ईवीएम मशीन को लेकर के। एक पक्ष कहता है कि सब कुछ सामान्य है, सब कुछ चंगा सी, ईवीएम मशीन में कोई गलती नहीं है, चुनाव आयोग फेयर तरीके से अपना चुनाव कंडक्ट करवाता है। दूसरा पक्ष ये कहता है कि कुछ भी सामान्य नहीं है, ईवीएम मशीन के साथ में बहुत बड़ी छेड़खानी हो सकती है। क्योंकि दोस्तों, वर्ल्ड में ना इस समय 195 देश हैं। 195 में से मात्र 4 देश ही अपने देश के अंदर ईवीएम मशीन के माध्यम से चुनाव करवाते हैं, जिसमें एक हमारा भारत भी है, सेकंड भूटान है, थर्ड नेपाल है, फोर्थ आपका नामीबिया है। आपको क्या लगता है कि अमेरिका इतना कैपेबल नहीं है, उसकी इतनी औकात नहीं है, वो फाइनेंशियली इतना कमज़ोर है कि वो ईवीएम मशीन नहीं खरीद पा रहा है? एक्चुअली इन तमाम देशों को ना ईवीएम मशीन पर फेथ नहीं है। ईवीएम मशीन में छेड़खानी आसानी से हो सकती है, इन देशों का मानना ये भी है। वो अलग बात है कि खुल के कुछ लोग देश सामने बात को नहीं कह पा रहे हैं, क्योंकि कुछ देशों ने हमारे ईवीएम मशीन का अपने देश के अंदर चुनाव कराने में प्रयोग किया, उनको लगा कि रिज़ल्ट फेयर नहीं आया, वो वापस बैक टू आ गए बैलेट पेपर पर। और आज भी बड़े से बड़े देशों के अंदर बैलेट पेपर से चुनाव होता है। अच्छा, एक चीज़ बताइएगा कि अगर आप ज्ञानेश कुमार की जगह होते, अगर आप हमारे चुनाव आयोग के चुनाव आयुक्त होते, तो आप हमारे देश के अंदर चुनाव कैसे करवाते? बैलेट पेपर से या फिर ईवीएम मशीन के माध्यम से? आप अपनी गैसिंग पावर या फिर आप अपना एक्शन टेकन आप मुझे कमेंट जरूर लिखिएगा। राइट, चलिए वापस आते हैं फिलहाल टॉपिक की तरफ। और यहाँ दोस्तों ध्यान रखिएगा, सच्चाई तभी सामने आएगी जब जांच की रिपोर्ट बन के आएगी।
बिना जांच के निष्कर्ष निकालना भी अभी हमारा गलत होगा और बिना सवाल पूछे चुप बैठ जाना भी हम सबका गलत होगा। सवाल पूछना ज़रूरी है। सोचिए 4000 ईवीएम जलने की खबर से बड़ा मुद्दा ये नहीं है कि मशीनें जली, सच कहूँ तो 4000 ईवीएम मशीनें जल गई आग में, ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। बड़ा मुद्दा ये है क्या इस घटना के बाद जनता के मन में उठे सवालों का जवाब समय पर मिल पाएगा या फिर हम इसको भूल जाएंगे। क्योंकि लोकतंत्र में चुनाव सिर्फ वोट डालने का नाम नहीं होता, बस वोट डाला बस हो गया चुनाव, बस नहीं। लोकतंत्र का असली ईंधन है भरोसा। ध्यान रखिएगा। और जिस दिन भरोसा जलने लगे, राख बनने लगे, खाक होने लगे, उस दिन सिर्फ मशीनें नहीं जलती हैं, ईवीएम मशीनें नहीं जलती हैं, बल्कि पूरा लोकतंत्र जल के राख हो जाता है। दोस्तों अब आपका क्या मानना है? क्या ये सिर्फ एक हादसा है या फिर इस मामले में और गहराई से जांच होनी चाहिए, वो भी जल्द से जल्द? अब जांच कमेटी की रिपोर्ट आती है 2 साल बाद, 3 साल बाद, तो क्या फ़ायदा है उसका, बताइए एक बार। बाकी आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स ओपन है, आप मुझे अपनी राय ज़रूर सेंड करिएगा। सो गाइस आज के इस वीडियो में बस के लिए इतना ही। मिलता हूं जल्द अपने वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।